नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र। आप सभी का स्वागत है महानदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जीएसटी 2.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी हम करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके कुछ बेसिक चीज़ों के भी बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है कि करंट को साथ साथ उसका जो स्टैटिक पार्ट है उसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो देखा जाए तो जीएसटी 2.0 है ही क्या? तो जीएसटी 2.0 कुछ नहीं है, बल्कि जो जीएसटी है इसी में कुछ सुधार किया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं जीएसटी 2.0। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जीएसटी, फिर उसके बाद आएंगे हम जीएसटी 2.0 में क्या क्या सुधार किया गया। तो देखा जाए तो जीएसटी के बारे में कहा जाता है कि आज़ादी के बाद कर में जो सबसे बड़ा सुधार हुआ था वो हुआ था जीएसटी के रूप में। तो जीएसटी को या जीएसटी को लाने का मेन पर्पस क्या था? तो जीएसटी के आने से पहले भारत में देखा जाए तो बहुत सारे कर व्यवस्था थे, जैसे कि एक ही वस्तु पे सेल टैक्स अलग लग रहा है, सर्विस टैक्स अलग लग रहा है, उत्पाद कर अलग अलग लग रहा है। तो बहुत सारे टैक्स लगते थे, जिसके वजह से कहा गया कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, जिसके वजह से हमको आर्थिक रूप से फायदा कम हो रहा है। तो जीएसटी में सुधार किया गया और कहा गया कि ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सुधार है। तो जीएसटी में देखा जाए क्या सुधार किया गया, तो जीएसटी से पहले जो 17 बड़े अलग अलग जो कर लगते थे, जैसे कि आपके सेवा कर हो गया, बिक्री कर हो गया या मनोरंजन टैक्स हो गया, इन सब को मिला करके एक ही कर लगाया गया या एक ही कर बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम जीएसटी। तो जो 17 जो बड़े पहले कर थे और उसके अलावा भी 23 छोटे छोटे उपकर थे, इन सब को मिला करके जीएसटी को लाया गया और कहा गया कि ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है। और कहा गया कि जो जीएसटी है ये भारत के वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को साकार करेगा। वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। तो देखिए जीएसटी के बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो फैक्चुअल नॉलेज क्या क्या हमको रखना है? एक तो जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, मतलब कि जीएसटी को संविधान में शामिल करने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 101, 101वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2016 में। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो भारत में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 को, और इस दिन को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन 2016 और 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में चूंकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है, इसीलिए हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं जीएसटी डे के रूप में। दूसरा हमको जानकारी चाहिए जीएसटी के बारे में कि जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, मतलब कि किस प्रकार का कर है। तो देखा जाए तो जीएसटी एक बोला जाता है इसके बारे में कि गंतव्य आधारित, मतलब कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो गंतव्य आधारित कर का मतलब क्या होता है? तो गंतव्य आधारित का मतलब होता है जहां पे वस्तु का खपत हो रहा है वहीं पे टैक्स लगाना। जैसे कि मान के चले कि हरियाणा में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि मारुति सुजुकी हरियाणा में बनता है, तो जो मारुति है अगर वो छत्तीसगढ़ बिकने के लिए आ रहा है तो टैक्स हरियाणा में नहीं देना पड़ेगा, बल्कि टैक्स हम देंगे छत्तीसगढ़ में। तो इसको बोलते हैं गंतव्य आधारित। जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जहाँ पे खपत हो रहा है, जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है या उपभोग हो रहा है वहाँ पे टैक्स लगेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है उपभोग आधारित टैक्स। तो आपको दोनों बात को ध्यान में रखना है, इसको गंतव्य आधारित टैक्स भी बोला जाता है और दूसरा उपभोग आधारित टैक्स। अगर जीएसटी को देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइड करेंगे तो ये इनडायरेक्ट टैक्स भी है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब हम सरकार को इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं। जैसे कि जीएसटी वस्तुओं पे लगाया जाता है और सेवाओं पे। तो जहाँ से हम वस्तु और सेवा को परचेस करेंगे उनको हम पे करेंगे टैक्स, और जो हमको सर्विस बेच रहा है वो आगे चल के सरकार को टैक्स पे करेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगला आता है कि इसका इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एक ऐसा टैक्स है तो जैसे कि जीएसटी का इम्पैक्ट सभी लोगों पे समान होता है। अमीर पे भी जीएसटी सेम लगेगा और गरीब पे भी।
तो अमीर और गरीब पर सेम टैक्स जो लगता है उसको बोलते हैं हम अनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स, अनुपातिक कर या प्रोपोर्शनल टैक्स। अगर और प्रभाव के आधार पर देखा जाए तो इसको हम प्रतिगामी कर भी बोल सकते हैं, प्रतिगामी कर या रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर या रिग्रेसिव टैक्स उसको बोला जाते हैं जो अमीरों पे कम बर्डन डालता है और गरीबों पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि मान के चलिए कि नमक है, नमक यूज़ अमीर भी करता है और गरीब भी करता है। अगर मान के चलिए कि नमक में 10% टैक्स अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इस बढ़े हुए 10% को 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी पे करेगा और 1 लाख कमा रहा है वो भी पे करेगा और 1 करोड़ कमा रहा है वो भी पे करेगा। तो स्वाभाविक है, तो जो 500 रुपये कमा रहा है उस पर ये टैक्स क्या होगा, ज़्यादा बर्डन डालेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रतिगामी कर या कह सकते हैं अनुपातिक कर। तो जब भी जीएसटी के बारे में अगर कोई भी फैक्चुअल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा, कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो यही से पूछा जाएगा। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन के संबंध किससे है, तो जीएसटी से है। कब इसको जीएसटी को शामिल किया गया, सॉरी कब भारत में इसको लागू किया गया पूछा गया जाए तो 1 जुलाई 2017 को ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि इसको संविधान के किस आर्टिकल में शामिल किया गया है या ऐड किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 ए का संबंध है जीएसटी से। तो हमारा यहाँ से कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इतने से आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर जीएसटी में सुधार करना है तो सुधार करेगा कौन। तो जीएसटी में जब भी कोई भी सुधार करेगा वो करेगा जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी परिषद या काउंसिल का काम क्या है, तो टैक्स जो जीएसटी है इससे रिलेटेड कुछ भी सुधार करना है तो वो करेगा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है अगर पूछा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी परिषद के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्य के वित्त मंत्री। राज्य में जो भी वित्त मंत्री होगा वो ऑटोमेटिक जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद का क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। तो हमको जीएसटी काउंसिल को भी ध्यान में रखना है और ये संविधान के आर्टिकल 279 में इसको शामिल किया गया। तो यहाँ से फैक्चुअल नॉलेज आपको ध्यान में रखना है, जो भी आएगा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि जीएसटी में और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि जीएसटी जब शुरुआत में भारत में इम्प्लीमेंट किया गया तो इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 टैक्स स्लैब बनाए गए थे। ये 4 टैक्स स्लैब कौन कौन सा था, तो देखा जाए तो शुरुआत में जो बेसिक गुड्स था उसमें लगाया गया था 5%, 12 और 18% लगाया गया था स्टैंडर्ड गुड्स पे और लग्जरी गुड्स पे लगाया गया था 28%। मतलब कि शुरुआत में जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28। चूंकि शुरुआत में जब जीएसटी को लाया गया तो कहा गया था कि अलग अलग टैक्स को कंबाइन करके हम वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को साकार करेंगे, लेकिन जीएसटी में भी अलग अलग टैक्स स्लैब होने के कारण फिर से जटिल हो रहा था। तो इसमें एक तो सुधार की जरूरत थी, तो अभी इसमें कुछ सुधार किया गया है और जो पहले जो 4 टैक्स स्लैब था उसमें से कुछ को हटाया गया और कुछ को ऐड किया गया। तो जैसे कि वर्तमान में देखा जाए जीएसटी 2.0 लॉन्च हुआ है, उसमें जो टैक्स स्लैब है वो कौन कौन सा है, तो ये 5% को तो यहाँ पे भी रखा गया है, लेकिन 12% वाले को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, जबकि 18% वाला अभी भी सेम के सेम है और 28 वाला को भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो 40% का एक स्लैब बनाया गया है और एक 0% वाला स्लैब बनाया गया है। 5% में किसको रखा गया है, तो बहुत सारे ऐसे वस्तु थे जिनका कंजम्पशन हमको बढ़ाना था, उन लोग को अगर वो पहले 18 या 28 में आता था तो उसको घटा करके हम 5% में डाल दें। मतलब कि बहुत सारे वस्तुओं में पहले अधिक टैक्स लगता था, उसमें अब टैक्स कम लग रहा है। जैसे कि पहले
कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में पहले 12% लगता था, लेकिन अब सुधार के बाद इसमें लगेगा 5%। इसके अलावा जैसे कि देखा जाए तो जो हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर में भी अब कितना लगेगा, 5% लगेगा। तो चूंकि पहले ट्रैक्टर में 12% लगता था, अब 5% होने से ट्रैक्टर की कीमत में क्या हो जाएगा, गिरावट आएगा। तो ट्रैक्टर जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगा, तो ट्रैक्टर का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। किसी भी इकोनॉमी में अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना है या हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मान के चलिए कुछ ना कुछ आपको सुधार करते रहना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि कृषि में टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक से अधिक हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जितना हम ज़्यादा उपयोग करेंगे कृषि में उतना ही हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और ये हमको हमारे आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में क्या है, सहायक है। तो ट्रैक्टर और इससे अन्य जितने भी उपकरण है उसमें भी अब लगता है 5%। साथ ही कुछ जरूरी चीज़ें जैसे कि शैम्पू है, साबुन है, इन सब को में भी अब लग रहा है कितना, 5%। अगला जो टैक्स बनाया गया है 18% का जो स्लैब बनाया गया है, इसको बोला जा रहा है स्टैंडर्ड स्लैब। तो इसमें किसको किसको रखा गया है, तो जैसे कि पहले सीमेंट में अधिक कर लगता था, अब सीमेंट को इसमें डाल दिया गया है। और सीमेंट सस्ता होगा तो घर बनाना भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि बाइक है, बाइक में पहले 28% लगता था, अब उसमें 18% लग रहा है। इससे पहले जैसे देखा जाए तो 3 चक्के वाले गाड़ी हैं, ऑटो हैं, रिक्शा है, इन सब पे लगता था 28%, उसको भी कम करके किया गया है कितना, तो जो रिक्शा है उसमें भी अब कितना लगेगा, 18%। 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, एक नया स्लैब ऐड किया गया है जिसको बोल रहे हैं जो आपके डीमेरिट गुड्स होते हैं। डीमेरिट गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है और देश को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि डीमेरिट गुड्स में क्या क्या आता है, तो जैसे कि तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, सब इसी में आएंगे। तो तंबाकू, सिगरेट, इन सब पे टैक्स कितना लगेगा, 14%। डीमेरिट गुड्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि एक खुद को जिस मतलब कि जो उपभोग कर रहा है उसको नुकसान तो पहुंचाता ही, साथ में सरकार को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अगर तंबाकू कोई कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो मान के चलिए उसके हेल्थ पे तो नकारात्मक असर डालेगा ही, लेकिन जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएगा तो सरकार पे भी वो क्या होगा, बर्डन होगा। तो इन जैसे जो गुड्स हैं, डीमेरिट गुड्स हैं, उनके कंजम्पशन को हमको कम करना है तो स्वाभाविक है हमको टैक्स उस पर अधिक लगाना ही पड़ेगा। साथ में जो लग्जरी गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स का मतलब होता है जो महंगे महंगे कार हैं, महंगे महंगे बाइक हैं, इन सब पे अब लगेगा कितना, 40% टैक्स। तो लग्जरी गुड्स स्वाभाविक है गरीब व्यक्ति तो कंज्यूम करेगा नहीं, अमीर लोग ही करेंगे। तो अमीर के पास चूंकि रुपए भी अधिक होता है और वो टैक्स पे आसानी से कर भी सकते हैं, इसीलिए उसमें लगाया जा रहा है कितना, 40%। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ों को जीएसटी में 0% के स्लैब में रखा गया, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। तो लाइफ इंश्योरेंस को 0% में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे देश में देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। अगर इनका उपभोग बढ़ाना है, कंजम्पशन बढ़ाना है, तो स्वाभाविक है इसमें हमको टैक्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे अब क्या होगा, कम टैक्स लगेगा, मतलब कि 0% टैक्स लगेगा। तो ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या करेंगे, परचेस करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे कि जो फ्रेश फ्रूट होता है, फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फल, इस पर भी कितना लगेगा, 0% टैक्स। इसके अलावा जैसे कि रोटी है, पराठा है, पनीर है, इन सब पे लगेगा 0% टैक्स। देखिए अब टैक्स कम करने का फायदा क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि जितने भी वस्तुएं एवं सेवा कर रहे हैं, या जितने भी वस्तु एवं जो सेवा है, इन सब पे लगाया जाता है क्या, जीएसटी।
तो वस्तु पे अगर टैक्स कम लगेगा तो वस्तु क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, और सेवा भी क्या हो जाएगा, सस्ती हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सस्ते हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इनका उपभोग क्या होगा, बढ़ेगा। इनका उपभोग क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि लोगों का डिमांड बढ़ेगा। और जब भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा तो मान के चलिए कि बढ़े हुए डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको सप्लाई बढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको नए जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। अब पहले जितने मजदूर काम करते थे उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम अब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, या जॉब पे नए नए लोगों को हायर करना पड़ेगा। जब हम जॉब हायर करेंगे तो लोग क्या होंगे, उनको आसानी से जॉब मिलेगा। और दूसरा, देश का अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वस्तु एवं सेवा कर को कम करने से डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, और इन सब से जॉब क्रिएट होगा, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो अभी सबसे बड़ा समस्या है वो भी क्या होगा, सॉल्व होगा। यह बेरोजगारी की समस्या इससे कम होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए नए मशीनों की खरीदारी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़े से हमारा जीडीपी बढ़ेगा, या हमारा आर्थिक वृद्धि बढ़ेगा, और आर्थिक वृद्धि जितना तेजी से बढ़ेगा देश उतने ही तेजी से सक्षम होगा। तो ओवरऑल हम लोग जीएसटी 2.0 के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप अलग अलग सोर्स से एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हल्के जानकारी के साथ मत जाइए, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो सारे आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग हर दिन ऐसी छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे और उस पर नए नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे जो भी एग्ज़ाम है उस पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग और इस पर कुछ ना कुछ संशोधन करते रहेंगे ताकि वीडियो एक अच्छा बनाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।